Hello everyone, welcome back to the last video of the series on inflammatory bowel disease. पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपके साथ इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज और उसके टाइप्स जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड कॉन्स डिजीज के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर चेक कर सकते हैं. हाय एवरीवन, मैं हूँ छवि कोहली. आई एम वर्किंग एज अ चीफ डायबिटीज एजुकेटर एंड न्यूट्रिशनिस्ट एट मेदांता द मेडिसिटी. इस वीडियो में आज हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस फॉर इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज. इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज एंड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या फर्क होता है हम ये भी जानेंगे. इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज या आईबीडी के दो टाइप्स होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड कॉन्स डिजीज. इनके बारे में डिटेल में ऑलरेडी डॉक्टर शुचिन प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. जब भी आईबीडी की बात आती है तो कई बार लोगों को ये लगता है कि वो एक स्पेसिफिक डाइट को फॉलो करके आईबीडी को कम्प्लीटली ट्रीट कर सकते हैं या जड़ से ख़त्म कर सकते हैं. बट ये जानना ज़रूरी है कि आईबीडी एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है. सो इसके होने के लिए डाइट रिस्पॉन्सिबल नहीं है. आप कोई भी डाइटरी मॉडिफिकेशन फॉलो करके इसे कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते, बट इसके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं या काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं. इन दोनों ही प्रॉब्लम्स में डाइटरी मॉडिफिकेशंस को हम दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट फेज वो होता है जब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एग्रेवेटेड होती है और सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. सेकेंड फेज इज़ द फेज जब ये सिम्टम्स थोड़े से सेटल हो जाते हैं. तो इन दोनों ही फेजेस में एक ग्रेजुअल चेंज होता है जिसके थ्रू लोग डाइट्स को अडेप्ट करते हैं. इट इज़ एडवाइजेबल कि जब भी आप डाइट फॉलो करें तो आप लो रेसिड्यू डाइट को ज़्यादा प्रेफरेंस दें एट द इनिशियल स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन. जैसे जैसे आपके सिम्टम्स रिलीव हो तो आप लो से सेमी सॉलिड एंड सॉलिड डाइट की तरफ मूव कर सकते हैं. इस प्रोसेस में आप थोड़ा सा अपनी डाइट में फाइबर या रेसिड्यू को इंक्रीज कर सकते हैं एज पर योर टॉलरेंस. इन दोनों ही सिचुएशन में ये भी एडवाइस किया जाता है कि ड्यूरिंग दिस फेज आप कैफीन को रिस्ट्रिक्ट करें, ज़्यादा ऑयली फूड ना खाएं और साथ ही साथ अल्कोहल इंटेक को भी रिस्ट्रिक्ट करें. जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन काफ़ी ज़्यादा होती है तो डायरिया की फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी बढ़ जाती है जिसके कारण लोग ठीक से खाना नहीं खा पाते. इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि आप अपनी डाइट में कैलोरी एंड प्रोटीन इंटेक का खास ध्यान रखें ताकि वेट लॉस ना हो. ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी डाइट को स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स में डिवाइड करें. ये आपको हेल्प करेगा अपने डाइट में कैलोरी एंड प्रोटीन इंटेक को ऑप्टिमाइज करने में. साथ ही ये भी समझना ज़रूरी है कि इस फेज में लोगों को यूजुअली लैक्टोज टॉलरेट करने में प्रॉब्लम होती है. इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि लैक्टोज फ्री डाइट को फॉलो किया जाए. अपने आप को हाइड्रेटेड रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वाटर इंटेक पर भी ध्यान ज़रूर दें. इस स्टेज में लो फूडमैप डाइट को भी फॉलो करने के लिए सजेस्ट किया जाता है. फूडमैप स्टैंड्स फॉर फर्मेंटेबल, ओलिगो, डाई, मोनोसेकेराइड एंड पॉलीऑल्स. This type of diet cuts back on a group of sugars that are poorly absorbed in the gastrointestinal tract. बट हमारा सजेशन ये है कि आप कोई भी डाइटरी प्रैक्टिसेस अपने आप ना फॉलो करें. आप अपने डॉक्टर एंड डाइटिशियन से कंसल्ट करें और उनके द्वारा दी गई रिकमेंडेशंस को फॉलो करें. ये तो थे कुछ कॉमन डाइटरी मॉडिफिकेशंस जो आप दोनों ही कंडीशंस में फॉलो कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक एंड इंडिविजुअल डाइटरी मॉडिफिकेशंस के बारे में. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए डाइटरी मॉडिफिकेशंस के बारे में. अल्सरेटिव कोलाइटिस में आप ये कुछ पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द डाइटरी मॉडिफिकेशंस जो हमने पहले डिस्कस किए हैं. आप अपनी डाइट में कंसंट्रेटेड स्वीट आइटम्स जैसे कि कंसंट्रेटेड फ्रूट जूसेस, कैंडीज एंड कोलास के अमाउंट को कम करें. बिकॉज कंसंट्रेटेड स्वीट आइटम्स जैसे कि कंसंट्रेटेड फ्रूट जूसेस, कैंडीज एंड स्वीट्स कैन पुल लॉट ऑफ वाटर इनटू द इंटेस्टाइन जो कि आपके डायरिया के प्रॉब्लम को एग्रेवेट कर सकता है. सो इसलिए इन फूड आइटम्स को कम करना बहुत ज़रूरी है. आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड आइटम्स को भी शामिल कर सकते हैं बिकॉज ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं एंड दे कैन हेल्प टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स जैसे कि फिशेज लाइक सैल्मन, फ्लेक्सीड्स, वॉलनट्स, मैक्रिल. आप इन सबको ऐड कर सकते हैं. अब बात करते हैं कॉन्स डिजीज के बारे में.
कॉमन डाइटरी मॉडिफिकेशंस जो हमने डिस्कस किए थे, उसके अलावा आप कॉन्स डिजीज में ये भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपके इंटेस्टाइन में स्ट्रिक्चर्स हो जाते हैं तो ये एडवाइजेबल होता है कि आप अपनी डाइट में फाइबर इंटेक कम करें और नट्स एंड लेग्यूम्स का भी कंजम्पशन कम करें। इसके अलावा अगर आपके स्टूल्स ऑयली या फिर फाउल स्मेलिंग स्टूल्स हैं तो उस केस में एडवाइजेबल होता है कि आप अपने डाइट में फैट इंटेक काफ़ी कम करें और ये सिम्टम्स आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें ताकि वो आपके ट्रीटमेंट में चेंजेस कर पाएं। ये सच है कि लाइफस्टाइल चेंजेस आपकी आईबीडी की प्रॉब्लम को कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते, बट सिम्टम्स को कंट्रोल करने में और आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ देने में आपके लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल ज़रूर प्ले कर सकते हैं। इसलिए लाइफस्टाइल पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जब भी हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो सिर्फ डाइटरी चेंजेस ही इम्पॉर्टेंट नहीं होते, इसमें फिजिकल एक्टिविटी का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जब भी फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं तो ये सजेस्ट किया जाता है कि आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर शामिल करें। इसमें आप योगा को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं बिकॉज स्ट्रेस लेवल्स इन इन्फ्लेमेटरी इश्यूज को एग्रेवेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप योगा करते हैं तो इससे ना सिर्फ आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं बट इट कैन इम्प्रूव योर जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑल्सो। एक्सपर्ट्स सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल में एरोबिक एक्टिविटी जैसे कि वॉकिंग को एटलीस्ट हफ्ते में 3 से 4 दिन जरूर शामिल करें। इसके अलावा आप 2 से 3 दिन कुछ रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर योर प्रॉब्लम। तो ये तो थे कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन टिप्स फॉर आईबीडी। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एंड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। क्योंकि ये दोनों ही प्रॉब्लम देखने में तो कुछ सिमिलर लगती हैं, इनके सिम्टम्स भी काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं, इसलिए लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इनके बारे में। सो इनके डिफरेंसेस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं आईबीडी की। आईबीडी के अंदर 2 डिजीजेज आती हैं, दैट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड कॉन्स डिजीज। इनके होने का कारण होता है गट का प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन, जिसके कारण आप डिफरेंट सिम्टम्स को फील करते हैं। However, अगर हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS की बात करें तो ये एक क्रॉनिक फंक्शनल डिसऑर्डर होता है जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट डिफरेंट वे में अफेक्ट होती है। इसमें नॉर्मली एब्डोमिनल पेन एक्सपीरियंस होता है एंड बॉल हैबिट्स ऑल्टर्ड हो जाती हैं। अगर हम कॉजेस की बात करें तो IBD का वैसे तो कोई नोन कॉज नहीं है, बट कुछ रिसर्चेस ये बताती हैं कि ये ऑटो इम्यून डिजीज के कारण भी हो सकता है। अगर हम IBS की कॉजेज की बात करें तो इसके भी एग्जैक्ट कॉजेज आर नॉट नोन, बट कुछ केसेस में ये माना जाता है कि इट कैन बी कॉज बिकॉज ऑफ द ओवर सेंसिटिव नर्व्स इन द गट। इसके अलावा अगर फूड गट में बहुत ज़्यादा फास्ट या बहुत ज़्यादा स्लोली पास होता है देन ऑल्सो इट कैन एग्रेवेट सिम्टम्स ऑफ IBS। सेकेंडली इट कैन बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और फैमिली हिस्ट्री। अगर हम इनके सिम्टम्स की बात करें तो इन दोनों ही प्रॉब्लम्स में कुछ कॉमन सिम्टम्स फील हो सकते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, या फिर फीलिंग लाइक यू नीड टू गो राइट अवे टू पास स्टूल्स। इसके अलावा आप IBD में कुछ डिफरेंट सिम्टम्स भी नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि ब्लडी और ब्लैक कलर्ड स्टूल्स, साथ ही वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर एंड कुछ केसेस में जॉइंट, स्किन या आई इन्फ्लेमेशन भी देखा जा सकता है। ये इन्फ्लेमेशन सिर्फ 25% ऑफ द केसेस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखा जाता है। अगर हम IBS की बात करें तो जनरली IBS में इस तरह के सिम्टम्स नहीं पाए जाते हैं। उसमें यूजुअली लोगों को नोजिया और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, और ये भी देखा गया है कि जिन लोगों में स्ट्रेस या साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं उनके केस में IBS के सिम्टम्स ज़्यादा एग्रेवेट हो सकते हैं। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो IBD को डायग्नोस करने के लिए जनरली ब्लड टेस्ट, CT स्कैन्स, MRI या फिर कोलोनोस्कोपी की मदद ली जाती है। अगर हम IBS के डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें रोम क्राइटेरिया यूज किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि आपको हफ्ते में 1 दिन एब्डोमिनल पेन जरूर होता है, जिसे कि 3 मंथ्स तक ट्रैक किया जाता है। बट इस पेन को डायग्नोस करने के लिए 2 क्राइटेरियाज को भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। द पेन मस्ट मीट 2 क्राइटेरियाज, दैट इज इट स्टार्ट्स एट द बॉल मूवमेंट, ये बॉल मूवमेंट के समय स्टार्ट होता है। सेकेंड, जब भी पेन स्टार्ट होता है तो यू हैपन टू फील बॉल मूवमेंट ईदर मोर फ्रीक्वेंट और लेस ऑफन। थर्ड, योर पूप माइट लुक डिफरेंट व्हेन इट हैपन्स। सो इफ यू हैपन टू मीट एनी ऑफ द 2 क्राइटेरियाज अमंग दीज 3 क्राइटेरियाज तो इसका मतलब है कि आपको IBS हो सकता है।
अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो आईबीडी जो कि एक इन्फ्लेमेटरी इशू है, उसे ट्रीट करने के लिए यूजुअली ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो गट का इन्फ्लेमेशन कम करती हैं। उसी के कॉन्ट्ररी अगर हम आईबीएस की बात करें तो आईबीएस को ट्रीट करने के लिए जनरली डॉक्टर्स इंटेस्टिनल एंटीस्पाज्मोडिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करें तो आईबीडी में एज वी डिस्कस्ड आप वो सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस फॉलो कर सकते हैं जिसमें आपको अपनी डाइट में प्राइमरली फाइबर इंटेक, लैक्टोज, अल्कोहल, कैफीन के साथ साथ आपको अपने डाइट के ट्रिगर्स को समझना है एंड लो फूड मैप डाइट को फॉलो करना है। उसके अलावा अगर हम आईबीएस के रिलेटेड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की बात करें तो जनरली इसमें आपको कैफिनेटेड एंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आईबीएस कि आप अपने स्ट्रेस लेवल्स पर ध्यान दें और बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स को कम करने की कोशिश करें। साथ ही अगर कोई ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आपको टॉलरेट ना हो रहे हो तो अपने ट्रिगर्स को समझें और उनके इंटेक को कंट्रोल करें। आईबीएस में अगर आप अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स को ऐड करते हैं तो वो भी आपको कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर करे हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस रिगार्डिंग द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो कि आप आईबीडी में फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आईबीडी एंड आईबीएस को डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करे हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करें और टाटा 1mg चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।